फ्रेंड्स, अगर आप लोगों पे बीपीएससी एडीओ का एग्जाम जो कि 14 अप्रैल से जो है आयोजित होने वाली है, तो ये वीडियो आप लोगों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है, क्योंकि इस वीडियो में जो मैं आप लोगों को जो है प्रैक्टिस सेट के माध्यम से जो है आप लोगों का जो है एग्जाम को और मजबूत करवाने वाली हूँ। तो वीडियो में पूरा बना रहेगा। वीडियो पसंद आए तो डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। हम लोग को जो है प्रैक्टिस सेट सामान्य भाषा में जो है हम लोग का प्रैक्टिस सेट जो है सेकंड तक हो चुका है, और ये जो है हम लोग आज करने वाले सेकंड तक हम लोग को हो चुका है। आज हम लोग करने वाले हैं थर्ड प्रैक्टिस सेट। और जैसे कि आप लोगों को पता होगा, मैं एक दिन में जो है 3 वीडियो जो अपलोड करती हूँ, और जो सुबह के जो है दोपहर में जो है 1 बजे या फिर 11 बजे, मैं सुबह में 11 बजे या फिर दोपहर में 1 बजे करती हूँ, या फिर शाम को 4 बजे या फिर जो है 9 PM में 3 जो है वीडियो मैं अपलोड करती हूँ, जिसमें कि पहले में सामान्य भाषा, सेकंड में जो है सामान्य अध्ययन, और जो है थर्ड में जो है यहाँ पे जो है सामान्य योग्यता का। तो चलिए वीडियो में बने रहेगा। वीडियो पसंद आए डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं और देखते हैं प्रैक्टिस सेट नंबर 3 सामान्य भाषा का। तो पहला क्वेश्चन की बात करें हम लोग, तो गर्दन पर सवार होना मुहावरे का अर्थ क्या है? तो गर्दन पर सवार होना मुहावरे का अर्थ क्या है? तो गर्दन पर सवार होना एक प्रचलित मुहावरा है, जिसका लाक्षणिक अर्थ होता है किसी के पीछे पड़ जाना या किसी काम के लिए जो है लगातार दबाव बनाए रखना। जब कोई व्यक्ति किसी दूसरे व्यक्ति से अपना काम करवाने के लिए जो है या किसी अन्य कारण से जो है उसे लगातार परेशान करता है और उसे जो है उसका जो है पीछा नहीं छोड़ता है, तब इस मुहावरे का जो है प्रयोग किया जाता है। तो इसका राइट आंसर रहेगा हम लोग का ऑप्शन नंबर बी, यानी कि पीछा ना छोड़ना। आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की। क्वेश्चन नंबर 2 की बात करें हम लोग, तो क्वेश्चन की बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की। इनमें से कौन सा शब्द जो है मूल का जो है अनेकार्थी शब्द है? मूल का अनेकार्थी शब्द है। तो क्वेश्चन नंबर 2 की बात करते हैं हम लोग, तो मूल एक अनेकार्थी शब्द है जिसके कई अर्थ होते हैं, जैसे किसी पौधे का निचला हिस्सा यानी कि जड़, किसी वस्तु का आधार यानी कि असल या वास्तविक, और पूंजी। जड़ जो है शब्द भी जो है मूल का जो है एक प्रमुख अर्थ है। दोनों ही शब्द जो है किसी चीज़ के आरंभ या आधार का जो है बोध कराते हैं। अन्य विकल्प जो है ऐसे भूमि, पत्थर या जोड़ मूल के अनेकार्थी नहीं है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हम लोग का ऑप्शन नंबर बी, यानी कि ऑप्शन नंबर बी हम लोग का राइट आंसर है, यानी कि जड़ जो है मूल का ही जो है अनेकार्थी शब्द है। आगे बात करते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 की। क्वेश्चन नंबर 3 की बात करते हैं, तो इनमें से कौन सा शब्द इंद्र का पर्यायवाची नहीं है? इंद्र का पर्यायवाची नहीं है तो जीमूत वाहन, या फिर वासाव, या फिर चक्र, या फिर पुलोमजा। तो 3 नंबर क्वेश्चन की बात करते हैं हम लोग, तो जीमूत वाहन, वासाव, चक्र, या फिर पुरंदर, देवराज, सुरपति आदि इंद्र के पर्यायवाची शब्द है। पुलोमजा जो है इंद्र का पर्यायवाची नहीं है, बल्कि यह इंद्र की पत्नी यानी कि सची का जो है पर्यायवाची है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हम लोग का ऑप्शन नंबर डी, यानी कि जो इंद्र का पर्यायवाची नहीं है, तो ये हो जाएगा पुलोमजा जो है ये उनकी पत्नी का जो है, या सची जो है सची उनका पर्यायवाची है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा हम लोग का। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 के। इनमें से शुद्ध शब्द कौन सा है? शुद्ध शब्द की बात करें हम लोग, तो आशीर्वाद का शुद्ध शब्द क्या हो जाएगा? तो 4 नंबर क्वेश्चन की बात करें, तो वर्तनी की दृष्टि से शुद्ध शब्द आशीर्वाद जो है यह आशीर विसर्ग संधि और वाद के मेल से जो है बनता है। तो इसमें ऑप्शन नंबर सी जो है हम लोग का राइट है, आशीर्वाद। नेक्स्ट क्वेश्चन 5 नंबर क्वेश्चन की बात करें, तो अब किस वाक्यांश के लिए उपयुक्त शब्द है? जो प्राण से सिद्ध ना हो सके, जो आज से होने वाला हो, या फिर जो समय पर संभव ना हो, या फिर जो तोला या नापा ना जा सके हो। तो अप्रमेय का मतलब क्या होता है? तो 5 नंबर क्वेश्चन की बात करते हैं। अप्रमेय शब्द नहीं प्लस प्रमेय, प्रमाण से सिद्ध करने योग्य के योग से बना है, अतः इसका अर्थ होता है जिसे प्रमाण द्वारा सिद्ध नहीं किया जा सके। इसका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि जो प्रमाण से सिद्ध जो है ना किया जाए। तो बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 की बात करते हैं, ऐसा फूल जो पूरा खिला ना हो, इसके लिए उपयुक्त शब्द जो है क्या है? मुकुर, अर्धखिला, या फिर कमल, या फिर पुष्प। तो 6 नंबर क्वेश्चन की बात करते हैं, ऐसा फूल जो पूरा खिला ना हो, अर्थात खिलने से पूर्व की अवस्था के लिए एक शब्द जो है मुकुल है, जिसे सामान्य भाषा में कली भी कहते हैं। यह अधखिला का अर्थ होता है जो आधा खिला हो। कमल और पुष्प तो खिले हुए फूल के नाम है, अतः सबसे सटीक और उपयुक्त शब्द जो है मुकुल है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि मुकुल। नेक्स्ट क्वेश्चन 7 नंबर क्वेश्चन की बात, इनमें से कौन सा शब्द समास का विपरार्थक है? समास का जो है विपरार्थक है। व्यास,
विच्छेद या फिर संधि या फिर विग्रह। तो 7 नंबर क्वेश्चन की बात करें, समास का शाब्दिक अर्थ है संक्षेपीकरण या पास लाना। इसका विपरीत शब्द व्यास है जिसका अर्थ होता है विस्तार या फैलाव। समास की प्रक्रिया को तोड़ने और उसका अर्थ स्पष्ट करने को समास विग्रह कहते हैं, लेकिन शब्द के तौर पर समास का विलोम व्यास ही होता है। संधि का विलोम जो होता है विच्छेद होता है। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि व्यास। समास का जो है विपरीत शब्द होता है व्यास। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 8 नंबर क्वेश्चन की बात करें, जिस समास में दोनों पद प्रधान होते हैं तथा जिसमें जो है समुच्चय बोध्य व बोधक अव्यय का लोप कर दिया जाता है उसे क्या कहा जाता है? बहुब्रीहि समास, द्वंद्व समास, कर्मधारय समास या फिर द्विगु समास। तो 8 नंबर क्वेश्चन की बात करते हैं हम लोग। तो यह द्वंद्व समास की स्पष्ट परिभाषा है। द्वंद्व समास में दोनों पद जो है पूर्व पद और उत्तर पद जो है प्रधान होते हैं। इसका राइट आंसर हो जाएगा हम लोग ऑप्शन नंबर बी, यानी कि द्वंद्व समास। क्वेश्चन 9 नंबर क्वेश्चन की बात करते हैं, इनमें से पांडित्य में प्रयुक्त प्रत्यय कौन सा है? त है, ई है, इया है या फिर य है। तो 9 नंबर क्वेश्चन की बात करते हैं, तो पांडित्य में पंडित मूल शब्द है, यह जो है प्रत्यय से जोड़ने से बना है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि यह पांडित्य में जो है यह प्रत्यय है। लोग बात है नेक्स्ट क्वेश्चन 10 नंबर क्वेश्चन की बात करें हम लोग। तो 10 नंबर क्वेश्चन, क्रिया के संदर्भ में इनमें से कौन सा कथन जो है सत्य है? क्रिया के साथ जो है क्रिया जोड़ने से जो संयुक्त क्रिया बनती है उसे नाम बोधक क्रिया कहते हैं। जब कर्म संज्ञा की तरह व्यवहार में आए तब जो है क्रियार्थक संज्ञा कहलाती है। जब कर्ता एक क्रिया समाप्त कर उसी क्षण दूसरी क्रिया में प्रवृत्त होता है तब पहली क्रिया पूर्वकालीन कहलाती है। उपयुक्त सभी। तो 10 नंबर क्वेश्चन की बात करते हैं हम लोग। तो कथन सी जो है पूर्वकालीन क्रिया की सही परिभाषा है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि जब कर्ता एक क्रिया समाप्त कर उसी क्षण जो है दूसरी क्रिया में प्रवृत्त करता है तब पहली क्रिया पूर्वकालीन क्रिया कहलाती है। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन 11 नंबर क्वेश्चन की बात करते हैं, राम गया इस वाक्य में जो है कौन सा काल है? सामान्य भूतकाल, आसन्न भूतकाल, पूर्ण भूतकाल या फिर अपूर्ण भूतकाल। तो 11 नंबर क्वेश्चन की बात करें, सामान्य भूतकाल क्रिया के उस रूप को कहते हैं जिससे जो है कार्य के बीते हुए समय के होने का बोध होता है, लेकिन यह पता नहीं चलता कि कार्य अभी समाप्त हुआ है या बहुत पहले। वाक्य राम गया में गया जो है क्रिया से जाने की जो है क्रिया से भूतकाल में होने का पता चल रहा है, परंतु समय की निश्चितता का बोध नहीं है, अतः यह सामान्य भूतकाल का उदाहरण है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि सामान्य भूतकाल। राम गया सामान्य भूतकाल। नेक्स्ट क्वेश्चन 12 नंबर क्वेश्चन की बात करते हैं, अरे गुलाबो झाड़ ठीक से लगा में कौन सा कारक है? तो कर्म कारक, संप्रदान कारक, करण कारक या फिर संबोधन कारक। तो 12 नंबर क्वेश्चन की बात करते हैं, संबोधन कारक का प्रयोग किसी को पुकारने, बुलाने या संबोधित करने के लिए होता है। इसके चिन्ह है, अरे, री आदि होते हैं और संज्ञा के बाद जो है विस्मयादिबोधक चिन्ह लगाया जाता है। विस्मयादिबोधक चिन्ह जो है लगाया जाता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हम लोग का ऑप्शन नंबर डी, यानी कि संबोधन कारक, जिसके शुरू में जो अरे, अरे आए ये सब आएगा, ये जो हो जाएगा संबोधन कारक हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 13 की। क्वेश्चन नंबर 13 के बाद इनमें से विस्मयादिबोधक अव्यय का जो है उदाहरण कौन सा है? वहाँ, विस्मयादिबोधक अव्यय, वहाँ, धन्य धन्य, यहाँ वहाँ, जहाँ जहाँ। तो 13 नंबर क्वेश्चन की बात करते हैं, विस्मयादिबोधक अव्यय वे शब्द होते हैं जो हर्ष, शोक, आश्चर्य, प्रशंसा, घृणा आदि भावों को प्रकट करते हैं। धन्य धन्य शब्द प्रशंसा या हर्ष के भाव को जो है व्यक्त करने के लिए प्रयोग किया जाता है, जैसे धन्य धन्य या क्या अद्भुत कार्य किया है। अन्य विकल्प जो है वहाँ, यहाँ, जहाँ तहाँ, जहाँ जहाँ जो है स्थानवाचक क्रिया विशेषण है जो अव्यय तो है पर विस्मयादिबोधक नहीं है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि धन्य धन्य। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 14 की। तो राम बहुत बहादुर है, राम बहुत बहादुर है इस वाक्य में कौन सा शब्द जो है विशेष्य है? राम बहुत बहादुर। तो कौन सा ऑप्शन होगा हम लोग? 14 नंबर क्वेश्चन की बात करते हैं, विशेषण जिस संज्ञा या सर्वनाम शब्द की विशेषता बताता है उसे जो है विशेष्य कहते हैं। इस वाक्य में बहादुर शब्द जो है राम की विशेषता बता रहा है, इसलिए बहादुर जो है विशेषण है और राम जो है विशेष्य है। बहुत शब्द बहादुर जो है विशेषण की भी विशेषता बता रहा है, इसलिए जो यह प्रविशेषण कहलाएगा। अतः यह वाक्य में जो है विशेष जो है राम है। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि राम जो है विशेष्य है। आगे बात करते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 15 की।
तो सफ़ेद कमीज में कौन सा विशेषण है? सफ़ेद कमीज में कौन सा विशेषण है? परिमाणवाचक, सर्वनामिक विशेषण, गुणवाचक विशेषण या फिर संख्यावाचक विशेषण। तो 15 नंबर क्वेश्चन की बात करते हैं। गुणवाचक विशेषण वे शब्द होते हैं जो किसी संज्ञा या सर्वनाम के गुण, दोष, रंग, रूप, आकार अथवा आदि अवस्था आदि का जो है बोध कराते हैं। सफ़ेद कमीज में सफ़ेद शब्द जो है कमीज संज्ञा के रंग की विशेषता बता रहा है। चूंकि रंग एक प्रकार का गुण है, इसलिए सफ़ेद यहाँ गुणवाचक विशेषण हो जाएगा। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि गुणवाचक विशेषण। राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन 16 नंबर क्वेश्चन, इनमें से निजवाचक सर्वनाम का प्रयोग किस वाक्य में हुआ है? अपनापन कहाँ है? आज अपनापन कहाँ है? यह समस्या मैं आप ही हल कर दूंगा। यह मेरी निजी पुस्तक है। अपनों से क्या छिपाना? तो 16 नंबर क्वेश्चन की बात करते हैं। निजवाचक सर्वनाम आप का प्रयोग तब होता है जब कर्ता स्वयं अपने के लिए इसका प्रयोग करता है। इसका अर्थ स्वयं या खुद होता है। वाक्य बी में जो है आप ही का अर्थ है स्वयं ही या खुद ही। यहाँ कर्ता मैं बी ऑप्शन में जो है मैं जो है आप ही का अर्थ है स्वयं ही या खुद ही। यहाँ कर्ता में अपने के लिए जो है आपका प्रयोग कर रहा है। अन्य वाक्य में जो है अपनापन यानी कि भाववाचक संज्ञा, निजी विशेषण और अपनों के लिए जो है संज्ञा का प्रयोग हुआ है, निजवाचक सर्वनाम का नहीं है। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि यह समस्या मैं आप ही हल कर लूँगा। तो ये निजवाचक सर्वनाम हो गया। आगे बात करते हैं हम लोग 17 नंबर क्वेश्चन की। इनमें से किस वाक्य में क्रियार्थक संज्ञा का प्रयोग जो है टहलना स्वास्थ्य के लिए अच्छा है? हम लोग को क्या ढूंढना है? क्रियार्थक संज्ञा। मैं खाकर सोऊंगा। राधा बहुत तुतलाती है। गुज्जरों ने लड़ाई लड़ी। तो 17 नंबर क्वेश्चन की बात करते हैं हम लोग। तो जब कोई क्रिया वाक्य में संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त होती है तो उसे क्रियार्थक संज्ञा कहते हैं। और ऑप्शन ए में जो है संज्ञा कहते हैं वाक्य जो है, और ऑप्शन ए में जो है ये चीज़ दिया। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि ऑप्शन नंबर ए, यानी कि टहलना स्वास्थ्य के लिए अच्छा है। तो राइट आंसर हो जाएगा हम लोग का ऑप्शन नंबर ए। आगे हम लोग बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 18 की। तो क्वेश्चन नंबर 18 की हम लोग बात करते हैं। तो व्युत्पत्ति के विचार से शब्दों के कितने भेद हैं? 2, 8, 4 या फिर 3? तो 18 नंबर क्वेश्चन की बात करें। व्युत्पत्ति या बनावट या रचना के आधार पर जो है शब्दों के 3 भेद माने जाते हैं। रूढ़ शब्द जिनके सार्थक खंड नहीं हो सकते हैं, जैसे जल, घर। दूसरा है यौगिक शब्द जो दो या दो अधिक शब्दों से जो है योग से बनते हैं, जैसे पाठशाला, राजकुमार। और तीसरा है योग रूढ़ शब्द जो यौगिक होते हुए भी किसी विशेष अर्थ के लिए रूढ़ हो जाते हैं, जैसे पंकज, दशानन। ये राइट आंसर जो है 18 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा हम लोग का ऑप्शन नंबर डी, यानी कि 3 भेद होते हैं। कौन कौन से? तो रूढ़ शब्द, यौगिक शब्द, रूढ़ शब्द और यौगिक शब्द और योग रूढ़ शब्द, ये 3 हम लोग का भेद हो जाएगा। आगे बात करते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 19 की। क्वेश्चन नंबर 19 की बात करते हैं हम लोग। तो प वर्ग का उच्चारण स्थल क्या है? प वर्ग का मृदंत, नासिक, तालु, ओष्ठ है। तो 19 नंबर क्वेश्चन की बात करें हम लोग। तो प वर्ग के अंतर्गत आने वाले वर्ण हैं प, फ, ब, भ, म। ये सभी जो वर्णों का उच्चारण दोनों होठों यानी कि ओष्ठों के स्पर्श से होता है। जब हम इन ध्वनियों को बोलते हैं तो हमारी ऊपरी और निचली होठ एक दूसरे को छूते हैं, इसलिए उच्चारण स्थान की दृष्टि से जो है प वर्ग को जो है ओष्ठ वर्ण कहा जाता है। ओष्ठ वर्ण कहा जाता है। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि ओष्ठ वर्ण। आगे हम लोग बात करते हैं अनुच्छेद पढ़कर दिए गए सवालों 20 से 22 के सही उत्तर चुनना है हम लोग को। तो चलिए अनुच्छेद पढ़ते हैं हम लोग। हमारे देश भारतवर्ष में शोषण और शोषित वर्ग से जो है संघर्ष आज भी जारी है। इन दोनों वर्गों में संघर्ष भ्रष्टाचार का जन्म लेना स्वाभाविक है। देश की पूंजीवादी व्यवस्था में साधारण जनता पूरी तरह से पिसती जा रही है। विकास के समस्त साथ न पूंजीगत न हाथों में है। योजनाओं न से मिलने वाले आर्थिक लाभ का मध्यम वर्ग या निम्न वर्ग को परिश्रम करने की भी लाभ नहीं मिलता। ईमानदार, बुद्धिमान एवं प्रतिभाशाली व्यक्ति का जो है मेहनत से कमाई करने का बजाय रोटी, कपड़ा, मकान के लिए संघर्ष करना पड़ता है। सरकारी सेवाओं पर नियंत्रण होने के पश्चात भ्रष्टाचार बढ़ा है। नौकरशाही
तंत्रादि द्वारा भ्रष्टाचार में और भी बढ़ोतरी हुई है। प्रशासन व्यवस्था में भ्रष्टाचार सबसे बड़ी समस्या बन गया है। आज आदमी अपनी समस्या आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए भ्रष्टाचार का सहारा लेने के लिए विवश है। सरकारी कार्यालयों में बिना घूस दिए काम करना लगभग असंभव है। लगभग जो है असंभव है। न्यायालयों में अपना काम करवाने के लिए सामान्य व्यक्ति का शोषण हो रहा है, जिससे भ्रष्टाचार और बढ़ावा मिल रहा है। स्वतंत्रता के बढ़ते वर्षों में भ्रष्टाचार और भी अधिक जड़ें जो है जम गई है, अर्थात अनैतिक तौर तरीकों से जो है किया गया प्रत्येक कार्य भ्रष्टाचार कहलाता है। तो 20 नंबर क्वेश्चन का हम लोग को आंसर देना है। किस प्रवृत्ति ने भ्रष्टाचार को और आर्थिक बढ़ावा दिया है? तकनीकी ने, रिश्वतखोरी ने, जी हुजूरी ने या फिर बेरोजगारी ने? तो 20 नंबर क्वेश्चन की बात करते हैं। दिए गए अनुच्छेद की अंतिम पंक्तियों में स्पष्ट रूप से लिखा गया है कि रिश्वतखोरी की बढ़ती प्रवृत्ति ने भ्रष्टाचार को जो है और अधिक बढ़ावा दिया। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि रिश्वतखोरी ने। आगे हम लोग 21 नंबर क्वेश्चन की बात करते हैं। हमारे देश के किस वर्ग के लोग मेहनत की कमाई से जीविका चलाने में जो है असमर्थ है? मध्य वर्ग, निम्न वर्ग या फिर सर्वहारा वर्ग या फिर उपयुक्त सभी? तो 21 नंबर क्वेश्चन की बात करें। अनुच्छेद के अनुसार जो है आर्थिक संकट ने मध्यम वर्ग एवं निम्न वर्ग को जो है पराजित कर दिया है। इससे आगे ये भी लिखा गया है कि देश का कर्मठ, ईमानदार, बुद्धिजीवी और सर्वहारा वर्ग मेहनत की कमाई करके भी 2 दिन की रोटी जो है जुटा सकने में असमर्थ है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हम लोग का ऑप्शन नंबर डी, यानी कि उपयुक्त सभी। आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 22 की। नौकरशाही निरंकुश होकर किसमें लुप्त हो गई है? समाज सेवा में, शासन व्यवस्था में, भ्रष्टाचार में या फिर स्वार्थ लिप्सा में? तो 22 नंबर क्वेश्चन की बात करते हैं। तो गद्यांश में स्पष्ट उल्लेख है कि देश का सारा सरकारी तंत्र स्वार्थ लिप्सों के हाथों में जो है फंस चुका है। नौकरशाही निरंकुश होकर भ्रष्टाचार में लिप्त हो गई है। इससे यह साफ कि सत्ता और अधिकार का जो है दुरुपयोग करते हुए नौकरशाही पूरी तरह से भ्रष्टाचार में डूब चुकी है। इसे आम आदमी के लिए जो है न्यायपूर्ण तरीके से काम करवाना मुश्किल हो गया है। इसका राइट आंसर हो जाएगा हम लोगों का भ्रष्टाचार में ऑप्शन नंबर सी हम लोग का राइट आंसर हो जाएगा। बात करें क्वेश्चन नंबर 23 की। क्वेश्चन नंबर 23 की बात करें, उपविराम का प्रयोग इनमें से किस वाक्य में हुआ है? तो उपविराम चिन्ह आप लोग जानते होंगे, ऐसे होता है उपविराम चिन्ह, बिंदु ऊपर और एक नीचे। तो किस में हुआ है? तो 23 नंबर क्वेश्चन की बात, उपविराम यानी कि कॉलम चिन्ह का प्रयोग, उपविराम यानी कि कॉलम चिन्ह का प्रयोग जो है किसी शीर्षक के आगे किसी बात को अलग करके दिखाने के लिए जो है या किसी कथन के बाद उदाहरण या सूची के लिए जो है किया जाता है। तो वाक्य बी में जो है मिस्र बंधु तीन है के बाद जो है उसकी सूची दी गई है। तो राइट आंसर जो ऑप्शन नंबर बी, यानी कि मिस्र बंधु 3 उसके बाद जो है सूची दी गई है यहाँ पे। तो राइट आंसर हम लोग का ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। करते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 24 की। इनमें से किस वाक्य में अर्धविराम का जो है प्रयोग हुआ है? अर्धविराम का प्रयोग हुआ है, जब राम आया श्याम सो रहा था, शाबाश इसी तरह आगे बढ़ते रहो, आलस्य मनुष्य का शत्रु है, इससे दूर रहो, मैंने किताब पढ़ी है। तो 24 नंबर क्वेश्चन की बात करें तो अर्धविराम चिन्ह होता है, ये वाला अर्धविराम चिन्ह होता है। और तो ये कहाँ पे है हम लोग का? तो ऑप्शन नंबर बी में जो है हम लोग का अर्धविराम चिन्ह दिया हुआ है। ऑप्शन नंबर सी में जो है हम लोग का अर्धविराम चिन्ह दिया हुआ है इधर। तो हम लोग राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। आगे बात करते हैं हम लोग 25 नंबर क्वेश्चन की। 25 नंबर क्वेश्चन की बात करें हम लोग तो, जब किसी वाक्य की क्रिया के लिंग वचन और पुरुष कर्ता के लिंग वचन और पुरुष के अनुसार हो तब वाक्य में कौन सा वाच्य होता है? कर्मवाच्य, कृत्यवाच्य, भाववाच्य या फिर ये सभी? तो 25 नंबर क्वेश्चन की बात करते हैं। 25 नंबर क्वेश्चन की बात करें हम लोग तो, यह कृत्यवाच्य यानी कि एक्टिव वॉइस की स्पष्ट परिभाषा है। कृत्यवाच्य में क्रिया पूरी तरह से कर्ता यानी सब्जेक्ट पर आश्रित होती है और उसी के लिंग वचन पुरुष के अनुसार जो है अपना रूप बदलती है। उदाहरण के लिए लड़का पढ़ता है और लड़की पढ़ती है में जो है क्रिया कर्ता के अनुसार बदल रही है, इसलिए यहाँ जो है कृत्यवाच्य होगा। तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा हम लोग का कृत्यवाच्य, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट बात करते हैं 26 नंबर क्वेश्चन की। इनमें से कौन सा बोली आकार बहुला है? ब्रजभाषा, गढ़वाली, कोरवी या फिर भोजपुरी? तो 26 नंबर क्वेश्चन की बात करते हैं। ध्वनि के आधार पर जो बोलियों का वर्गीकरण किया जाता है। आकार बहुला बोलियों में शब्दों के अंत में आ की ध्वनि की प्रभुत्ता होती है, जैसे आया, गया, कोरवी, खड़ी बोली और हरियाणवी आकार बहुला बोलियां हैं। तो इसकी बात करें तो ऑप्शन नंबर सी जो हम लोग का राइट आंसर हो जाएगा, यानी कि कोरवी। तो बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 27 की। क्वेश्चन नंबर 27 की बात करें हम लोग तो, इनमें से कौन सी बोली पश्चिमी हिंदी की बोली है?
कोरवी, कन्नौजी, ब्रजभाषा या फिर ये सभी। तो 27 नंबर क्वेश्चन की बात करें, पश्चिमी हिंदी उपभाषा का विकास शौरसेनी अपभ्रंश से हुआ है। इसके अंतर्गत 5 प्रमुख बोलियां आती है, खड़ी बोली यानी कि कोरवी, ब्रजभाषा, हरियाणवी और बुलेंदी और कन्नौजी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि ये सभी जो है पश्चिमी हिंदी है। आगे बात करते हैं 28 नंबर क्वेश्चन की, भारत में संवैधानिक रूप से हिंदी का क्या स्वरूप है? राष्ट्रभाषा, विश्वभाषा, राजभाषा या फिर मातृभाषा। नंबर क्वेश्चन की बात करें तो भारतीय संविधान के अनुच्छेद 343(1) के अनुसार जो है देवनागरी लिपि में जो हिंदी लिखित हिंदी को जो है संघ की राजभाषा यानी कि ऑफिशियल लैंग्वेज का दर्जा दिया गया है। भारत की कोई एक राष्ट्रभाषा यानी कि लैंग्वेज घोषित नहीं की गई है। यहाँ अनेक भाषाएं और सभी महत्वपूर्ण है। यहाँ अनेक भाषाएं हैं और सभी महत्वपूर्ण है। राजभाषा का अर्थ होता है सरकारी कामकाज की भाषा, अतः संवैधानिक रूप से हिंदी भारत की राजभाषा है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि विश्व राजभाषा। आगे बात करते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 29 की, सन 2010 में साहित्य अकादमी पुरस्कार इनमें से किस रचनाकार को मिला है? गोविंद मिश्र को, कैलाश वाजपेयी को, काशीनाथ सिंह को, उदय प्रकाश को। नंबर क्वेश्चन की बात करें तो वर्ष 2010 में जो है प्रतिष्ठित साहित्य अकादमी पुरस्कार हिंदी के प्रसिद्ध लेखक उदय प्रकाश को जो है उनके कहानी संग्रह मोहन दास के लिए प्रदान किया गया था। इसका राइट आंसर हो जाएगा उदय प्रकाश। आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 30 की, हिंदी साहित्य के इतिहास में जो है काल विभाजन का सर्वप्रथम प्रयास इनमें से किसने किया था? रामचंद्र शुक्ल ने, डॉक्टर ग्रेसर ने या फिर मिश्र बंधु ने या फिर गारसा दत्तासी ने। तो 30 नंबर क्वेश्चन की बात करें, हिंदी साहित्य के इतिहास का काल विभाजन करने का सबसे पहला और व्यवस्थित प्रयास जॉर्ज ग्रेसर ने अपने ग्रंथ द मॉडर्न वर्नाकुलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान 1888 में किया था। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि डॉक्टर ग्रेसर ने। आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 31, इनमें से किस उपन्यास की पृष्ठभूमि में भारत विभाजन की त्रासदी है? राग दरबारी की, कर्मभूमि की, शेखर एक जीवनी या फिर झूठा सच। तो आगे बात करते हैं 31 नंबर क्वेश्चन की, तो यशपाल द्वारा रचित उपन्यास झूठा सच हिंदी साहित्य में भारत विभाजन की त्रासदी पर लिखे गए सबसे प्रामाणिक और देश तथा देश का भविष्य है। इसमें जो है विभाजन से पहले के लाहौर, विभाजन की भयावहता और उसके बाद दिल्ली में शरणार्थियों के संघर्ष और नए जीवन की स्थापना का अत्यंत यथार्थवादी चित्रण किया गया है। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, यानी कि झूठा सच। आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 32 की। नंबर 32 की बात करें तो मलबे का मालिक कहानी के रचनाकार इनमें से कौन है? मोहन राकेश, दूधनाथ सिंह या फिर ज्ञान रंजन या फिर राजेंद्र यादव। तो 32 नंबर क्वेश्चन की बात करें तो मलबे का मालिक नई कहानी आंदोलन के प्रमुख हस्ताक्षर मोहन राकेश द्वारा लिखी गई एक मार्मिक कहानी है। यह कहानी भारत विभाजन की पृष्ठभूमि पर आधारित है। इसमें एक मुस्लिम पिता जो है रखे पहलवान की जो है कहानी है, जो विभाजन के बाद पाकिस्तान से अमृतसर अपने पुराने घर और मोहल्ले को देखने आता है, जहां उसके पूरे परिवार को मार दिया गया था। यह कहानी मानवीय संवेदना और त्रासदी का गहरा चित्रण करती है। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि मोहन राकेश का मलबे का मालिक जो है मोहन राकेश द्वारा रचित है। आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 33 की, देरिदा का जन्म कहाँ हुआ था? अल्जीरिया में, अमेरिका में, फ्रांस में या फिर जर्मनी में। तो 33 नंबर क्वेश्चन की बात करें तो जाक देरिदा जो विखंडनवाद के प्रवर्तक के रूप में प्रसिद्ध है, एक फ्रांसीसी दार्शनिक थे। उनका जन्म जो 1930 में तात्कालिक फ्रांसीसी उपनिवेश अल्जीरिया के एल बियार नामक स्थान में एक यहूदी परिवार में हुआ था। यद्यपि उनकी कर्मभूमि और शिक्षा फ्रांस में रही, उनका जन्म स्थान अल्जीरिया ही था। उनका कार्य उत्तर संरचनावाद और उत्तर आधुनिकवाद का एक महत्वपूर्ण स्तंभ माना जाता है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए, यानी कि अल्जीरिया में। आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 34 की, विद्यापति द्वारा रचित कितने ग्रंथ अवहट्ट में है? 4, 2, 3, इनमें से कोई नहीं। तो 34 नंबर क्वेश्चन की बात करते हैं, मैथिली कोकिल विद्यापति ने संस्कृत, मैथिली और अवहट्ट 3 भाषाओं में रचनाएं की है। उनके 2 ग्रंथ हैं, कार्तिलता और कार्तिपताका की रचना अवहट्ट भाषा में हुई है। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी, यानी कि 2। आगे बात करते हैं हम लोग 35 नंबर क्वेश्चन की, इनमें से वारकरी संप्रदाय के प्रवर्तक कौन है? कबीरदास, ज्ञानेश्वर, एकनाथ या फिर देवनाम। तो 35 नंबर क्वेश्चन की बात करें तो नंबर क्वेश्चन की बात करते हैं हम लोग, तो वारकरी संप्रदाय महाराष्ट्र का एक प्रमुख भक्ति आंदोलन है, जिसमें जो है विट्ठल यानी कि विष्णु की उपासना की जाती है। संत ज्ञानेश्वर को जो है इस संप्रदाय का संस्थापक और दार्शनिक आधार प्रदाता माना जाता है।
तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि ज्ञानेश्वर जी को। आगे बात करते हैं 36 नंबर, इनमें से कौन भारतेंदु युग के रचनाकार नहीं है? रामचंद्र शुक्ल, प्रताप नारायण मिश्र, प्रेमचंद या फिर सितारे हिंद। तो 36 नंबर क्वेश्चन की बात करें तो प्रताप नारायण मिश्र, बद्री नारायण चौधरी, प्रेम घन और राजा शिव प्रसाद, सितारे हिंद, भारतेंदु युग लगभग 1850 से 1900 से संबंधित है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल जो है 1884 से लेकर 1941 भारतेंदु युग के बाद के लेखक है। वे मुख्य रूप से द्विवेदी युग के बाद के समय से संबंधित है और हिंदी साहित्य के इतिहास, आलोचना और निबंध लेखन में उनका युग शुक्ल युग के नाम से जाना जाता है। तो राइट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि कौन संबंधित नहीं है? तो रामचंद्र शुक्ल जो है नहीं संबंधित, क्योंकि इनका जो अलग से एक है जिसे शुक्ल युग के नाम से जाना जाता है। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट बात करते हैं 37 नंबर क्वेश्चन की। यह देख गगन मुझ में लय है, यह देख पवन मुझ में लय है, मुझ में विलीन झकार सकल, तुझ में लय है संसार सकल, अमरत्व फूलता है मुझ में, संसार झूलता है मुझ में। उपयुक्त पंक्ति में कौन सा रस है? रुद्र रस है, अद्भुत रस है, या फिर शांत रस है, या फिर वीर रस है। तो 37 नंबर क्वेश्चन की बात करते हैं हम लोग। तो इन पंक्तियों में वक्ता के भीतर संपूर्ण ब्रह्मांड के समाहित होने का एक अलौकिक और आश्चर्यजनक दृश्य प्रस्तुत किया गया है। जब किसी काव्य में ऐसी आश्चर्यजनक और अविश्वसनीय बात का वर्णन हो जिसे पढ़कर या सुनकर मन में विस्मय का भाव जो है उत्पन्न हो, तो वहाँ जो है अद्भुत रस होता है। इसका स्थायी भाव विस्मय या आश्चर्य है। यहाँ विराट स्वरूप का वर्णन विस्मय पैदा कर रहा है। तो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, यानी कि अद्भुत रस है। आगे हम लोग बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 38 की। क्वेश्चन नंबर 38 की हम लोग बात करें तो क्वेश्चन नंबर 38, उपमा अलंकार में सर्वाधिक प्रयोग के लिए इनमें से कौन से कवि अधिक प्रसिद्ध है? उपमा अलंकार के लिए माप, कालिदास, वाल्मीकि या फिर भास। तो 38 नंबर क्वेश्चन की बात है। संस्कृत साहित्य में यह उक्ति प्रसिद्ध है, उपमा कालिदास से भार वेर थर गौरवम। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, यानी कि कालिदास। तो क्वेश्चन नंबर 39 की, वियोग के अंतर्गत कितनी काम दशाएं मानी गई है? 11, 8 या फिर 10 या फिर 9। तो वियोग के अंतर्गत कितनी काम दशाएं मानी गई है? 40 नंबर क्वेश्चन की बात करें हम लोग तो भारतीय काव्य शास्त्र में वियोग श्रृंगार के अंतर्गत नायिका की 10 काम दशाओं का वर्णन किया गया है। ये प्रेमी या प्रेमिका के वियोग से उत्पन्न होने वाली मानसिक और शारीरिक अवस्थाएं हैं। ये 10 दशाएं हैं: अभिलाषा, चिंता, स्मरण, गुण कथन, द्वेग या फिर प्रलाप, उन्माद, व्याधि, जड़ता और मरण या मृच्छा। तो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, यानी कि 10। आगे बात करते हैं हम लोग 40 नंबर क्वेश्चन। रोला छंद में कितनी भाषाएं होती है, मात्राएं होती है? तो 28। रोला छंद में जो कितनी मात्राएं होती है? तो 28, 16, 26, 24। रोला एक सममात्रिक छंद है जिसमें प्रत्येक चरण में 24 मात्राएं होती है। इसमें सामान्यतः 11 और 13 मात्राएं पर यति विराम होता है। यह हिंदी के प्राचीन और जो है लोकप्रिय छंदों में से एक है। इसका राइट आंसर हो जाएगा हम लोग का ऑप्शन नंबर डी, यानी कि 24। रोला छंद में जो है 24 मात्राएं होती है। आगे बात करते हैं 41 नंबर क्वेश्चन की। दिए गए विकल्पों में से सही सर्वनाम शब्द चुनकर जो है रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए। तुम डैश चाहो करो, जो या फिर जिसे, जिसको, जिन्हें। 43 नंबर क्वेश्चन की बात करें तो जो शब्द संज्ञा, व्यक्ति, वस्तु, स्थान आदि के नाम के स्थान के पर प्रयोग किए जाते हैं उन्हें जो है सर्वनाम कहते हैं। तुम डैश चाहे करो वाक्य में खाली स्थान पर जो है तुम जो चाहे करो सर्वनाम आएगा। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि जो चाहे करो। क्वेश्चन की बात कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 42 की। तो प्रत्युत्तर शब्द में कौन सी संधि है? वृद्धि संधि है, यन संधि है, आदि संधि है, उपयुक्त में से एक से अधिक है। तो 42 नंबर क्वेश्चन की बात करते हैं। प्रत्युत्तर शब्द में यन संधि होती है। इसका संधि विच्छेद जो है प्रति प्लस उत्तर है, जहाँ ई प्लस ऊ के मेल से जो है यह बनता है। तो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, यानी कि यन संधि है। आगे बात करें 43 नंबर क्वेश्चन की। तो मनोरंजन शब्द का संधि विच्छेद जो है होगा, क्या होगा? तो मन प्लस रंजन, मनो प्लस रंजन, मन प्लस रंजन, या फिर उपयुक्त में से एक से कोई नहीं। तो 43 नंबर क्वेश्चन की बात करें। मनोरंजन शब्द संस्कृत का एक संयुक्त शब्द है जिसका सही संधि विच्छेद रूप है मनः प्लस रंजन है। इसमें जो है मन शब्द में मनः बनाया जाता है, रंजन जोड़ने से इसे संयोजित किया जाता है। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि मनः प्लस रंजन। आगे बात करते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 44 की। तो क्वेश्चन नंबर 44 की बात करें हम लोग तो क के लिए किस कारक
कारक का जो है चिन्ह है। करण के लिए, संप्रदान के लिए उपयुक्त में से एक से अधिक, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो 44 नंबर क्वेश्चन की बात करें, को शब्द हिंदी व्याकरण में संप्रदान कारक का चिन्ह है। कर्ता ने कर्म को, कर्ण के लिए संप्रदान को, अपदान के लिए ऐसे होता है, तो इस संप्रदान के लिए जो है इसको यूज किया जाता है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी, यानी कि संप्रदान के लिए। आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 45 की। क्वेश्चन नंबर 45 की बात करें हम, जब दो शब्द समास युक्त होकर किसी तीसरे शब्द का जो है विशेषण बन जाए तो उसे कहते हैं तत्पुरुष समास, बहुब्रीहि समास, कर्मधारय समास, उपयुक्त में से एक से अधिक। तो 45 नंबर क्वेश्चन की बात, जब दो शब्द मिलकर तीसरे शब्द का विशेषण बनते हैं बिना उसमें स्वयं शामिल हुए तो इसे जो है बहुब्रीहि समास कहते हैं। जैसे पीताम्बर शब्द का अर्थ है पीला है जिसका अंबर, पीला है जिसका अंबर अर्थात भगवान कृष्ण। तो ये राइट आंसर हो जाएगा हम लोग का ऑप्शन नंबर बी, यानी कि बहुब्रीहि समास। हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें हम लोग तो क्वेश्चन नंबर 46। क्वेश्चन नंबर 46 की बात करते हैं हम लोग तो असमंजस्य में मन उलझना के लिए जो है एक शब्द क्या है। कर्तव्यशील, या फिर कर्तव्य व्यनिष्ठ, या फिर कर्तव्य विमूढ़, या फिर उपयुक्त में से एक से अधिक। तो 46 नंबर क्वेश्चन की बात करें तो कर्तव्य विमूढ़ का अर्थ है असमंजस में पड़ जाना या दुविधा में फंस जाना, या यह ना समझ पाना कि क्या करना चाहिए। तो राइट आंसर हो जाएगा हम लोग का ऑप्शन नंबर सी, यानी कि कर्तव्य विमूढ़ हो जाना। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 47 की। वाहनों को रखने का साधन वाक्यांश के लिए एक शब्द है। 40 नंबर क्वेश्चन की बात करें हम लोग तो तकावी, तित्युर्सन, या फिर तुनीर, या फिर मिताप। तो 47 नंबर क्वेश्चन की बात करें, वाक्यांश वाहनों को रखने का साधन है की बात करते हैं हम। वाक्यांश जो है वाहनों को रखने का जो है साधन के लिए जो है एक शब्द तुनीर होता है। तुनीर एक प्रकार का बक्सा या थैला होता है जिसमें धनुष से चलाने के लिए जो है तीर रखे जाते हैं। तो इसका राइट आंसर जाएगा हम लोग का ऑप्शन नंबर सी, यानी कि तुनीर। आगे हम लोग बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 48 के। शुद्ध वाक्य जो है छांटना है हम लोग को। नेताजी को आज वहाँ जाना है, नेताजी आज वहाँ है, आज वहाँ नेताजी ने जाना है, वहाँ आज नेताजी ने जाना है। तो इसका राइट आंसर हम लोग को बात करें हम लोग तो शुद्ध वाक्यों का मतलब है ऐसा वाक्य जो भाषा के व्याकरणिक नियमों के अनुसार बिल्कुल सही हो। दिए गए विकल्पों में नेताजी को आज वहाँ जाना है भाषा और व्याकरण के अनुसार सही है। तो राइट आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि नेताजी को आज वहाँ जाना है। आगे बात करते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 49 की। 49 की बात करें हम, दिए गए वाक्यों में रेखांकित खंड को जो है प्रतिस्थापित करने के लिए सबसे उपयुक्त विकल्प का चयन करें। गणतंत्र दिवस की परेड में जो है सैनिक कदम ताले कर रहे हैं। तो इसका राइट आंसर हम लोग बात करते हैं 49 नंबर की। तो इस वाक्य में जो है कदम ताले का सही विकल्प होगा कदम ताल है। तो राइट आंसर का ऑप्शन नंबर बी, यानी कि सैनिक कदम ताल कर रहे हैं। आगे हम लोग बात करें 50 नंबर क्वेश्चन की। तो सुरभि धेनु गोवत्स किसके पर्यायवाची है। बंदर के, हाथी के, गाय के, या फिर गंगा के। तो 50 नंबर क्वेश्चन की बात करते हैं। सुरभि धेनु और गोवत्स जैसे शब्द जो है गाय के पर्यायवाची है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, यानी कि गाय के। आगे हम लोग बात करते हैं 51 नंबर क्वेश्चन, किस समूह में बादल के पर्याय है। वर्दी, अवधि, या फिर धर, या फिर वारिद, नरद, पयोध, पय, क्षीर, रवि, या फिर परेवा, अंबर, धन। तो 51 नंबर क्वेश्चन की बात करते हैं हम लोग तो बादल के पर्यायवाची शब्द ये है। घन हो गया, घन मेघ हो गया, घन हो गया, जलद हो गया, वारिद हो गया, पयोध हो गया, पयोधर हो गया, जलधर हो गया, नीरद हो गया, नभ हो गया का अर्थ जो आकाश होता है। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हम लोग का जो होगा वारिद, नीरद और पयोध। आगे हम लोग बात करते हैं 52 नंबर क्वेश्चन की। तो 52 नंबर क्वेश्चन की बात करें हम लोग तो विफलता का विपरीत शब्द है। सहजता, सफलता, या फिर सुगमता, या फिर सार्थकता। तो 52 नंबर क्वेश्चन के बाद विफलता का अर्थ होता है असफलता या हार। इसका विपरीत या विपरार्थक शब्द होता है सफलता। इसका अर्थ होता है किसी कार्य में सफलता या विजय प्राप्त करना था। राइट आंसर हो गया हम लोग ऑप्शन नंबर बी, यानी कि सफलता। आगे हम लोग बात करते हैं 53 नंबर क्वेश्चन के। विद्वान का विलोम है विद्वान का ज्ञानी, विज्ञ, मूर्ख, या फिर सर्वज्ञ। तो 53 नंबर क्वेश्चन की बात करें तो विद्वान शब्द का विलोम शब्द है मूर्ख होता है। तो राइट आंसर का ऑप्शन नंबर सी, यानी कि मूर्ख। आगे बात करते हैं 54 नंबर क्वेश्चन, एक आंख से देखना मुहावरे का अर्थ है बराबर मानना, कम दिखाई देना, बारीकी से देखना, या फिर उपयुक्त में से एक से अधिक।
तो हम लोग बात करते हैं 54 नंबर क्वेश्चन की। तो एक आंख से देखना, मुहावरे का अर्थ सबको बराबर समझना या समान भाव से देखना। यह मुहावरा तब प्रयोग किया जाता है जब किसी व्यक्ति या स्थिति में सभी को समान रूप से देखा जाता है बिना किसी भाव के। तो राइट आंसर का ऑप्शन नंबर ए यानी बराबर मानना। तो बात करते हैं 55 नंबर क्वेश्चन की। तो 55 नंबर क्वेश्चन की बात करें तो कमर कसना, मुहावरे का अर्थ क्या है? पेटी लगाना या फिर तैयार होना, कमर पर बांधना, उपयोग में से एक से अधिक। तो 55 नंबर क्वेश्चन की बात, कमर कसना मुहावरे का अर्थ है तैयार होना। राइट आंसर का ऑप्शन नंबर बी यानी कि तैयार होना। आगे बात करें 56 नंबर क्वेश्चन की। मेरी वियतनाम यात्रा रचना की साहित्यिक विधा है? संस्मरण, रेखांकित, उपन्यास या फिर यात्रा वृत्तांत। तो 56 नंबर क्वेश्चन की बात करते हैं तो मेरी वियतनाम यात्रा जो है एक यात्रा वृत्तांत है। इसे भोला पासवान शास्त्री ने लिखा था। राइट आंसर का ऑप्शन नंबर डी यानी कि यात्रा वृत्तांत है। आगे बात करते हैं 57 नंबर क्वेश्चन की। तो शंकर दो भाषाओं से निर्मित शब्द इनमें से नहीं है? टिकट घर, रेल यात्री, किताब घर या फिर चिड़ियाघर। तो 57 नंबर क्वेश्चन की बात करते हैं तो संकर शब्द वे होते हैं जो दो भाषाओं के मेल से बने हो। टिकट घर, रेल यात्री, किताब घर सब अंग्रेजी और हिंदी के मिश्रण से बने हैं। चिड़ियाघर पूर्णतः हिंदी का शब्द है, इसलिए जो है यह संकर शब्द नहीं है। तो राइट आंसर का ऑप्शन नंबर डी यानी कि चिड़ियाघर। आगे बात करते हैं 58 नंबर क्वेश्चन की। 58 नंबर क्वेश्चन की बात करें हम लोग तो निम्न में से कौन सा शब्द जो है विदेशी मूल का नहीं है? तो कायल या फिर चाय या फिर तंबाकू या फिर विज्ञापन। तो 58 नंबर क्वेश्चन, विज्ञापन शब्द हिंदी भाषा का शब्द है जो कि वी का विज्ञापन शब्दों से वी जो है वी और ज्ञापन शब्दों से मेल से बना है। अन्य विकल्प जैसे चाय, तंबाकू और कायल जो है अरबी, तुर्की और स्पेनिश शब्दों भाषाओं से जो है लिए गए हैं। राइट आंसर का ऑप्शन नंबर डी यानी कि जो हम लोग का विज्ञापन। आगे बात करते हैं हम लोग तो 59 नंबर क्वेश्चन की। इनमें से विशेषण से बनी भाववाचक संज्ञा नहीं है? विशेष भाववाचक संज्ञा नहीं है। प्राथमिकता, सुंदरता या फिर ममता या फिर समता। तो राइट 59 नंबर क्वेश्चन की बात करें तो विशेषण से बनी भाववाचक संज्ञा वे होती है जो किसी भाव या गुण को व्यक्त करती है। प्राथमिकता, सुंदरता और समता विशेषणों से बनी भाववाचक संज्ञा है। ममता, यह मम सर्वनाम अर्थ मेरा से बना भाववाचक संज्ञा है। मम शब्द में जो है ता प्रत्यय लगाकर ममता, अपनापन, स्नेह का भाव बनता है। यह विशेषण से नहीं बल्कि सर्वनाम से बनी है। राइट आंसर का ऑप्शन नंबर डी यानी कि ममता। आगे बात करते हैं हम लोग 60 नंबर क्वेश्चन की। 60 नंबर क्वेश्चन के बाद इनमें से क्रिया से बनी भाववाचक संज्ञा नहीं है? पढ़ाई, दौड़, उतराई, खटाई। तो 60 नंबर क्वेश्चन की बात करें तो पढ़ाई यह पढ़ना क्रिया से बनी भाववाचक संज्ञा है। दौड़ यह दौड़ना क्रिया से बनी भाववाचक संज्ञा है। उतराई यह उतरना क्रिया से बनी भाववाचक संज्ञा है, जैसे चटाई, उतराई और उतराई का भाड़ा। खटाई यह खट्टा विशेषण से बनी भाववाचक संज्ञा है। खट्टा जो है स्वाद का नाम खटाई, इसका क्रिया से सीधा संबंध नहीं है बल्कि विशेषण गुण से है। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी यानी कि खटाई। तो बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 61 की। तो गुणवाचक विशेषण से संबंधित वाक्य कौन सा है? बालक अब पहली कक्षा में पढ़ता है, यह पुस्तक मेरी है, हमें जो है कपटी व्यक्ति से दूर रहना चाहिए, समारोह में अनेक लोग उपस्थित थे। तो 61 नंबर क्वेश्चन की बात करें तो जो विशेषण शब्द किसी संज्ञा या सर्वनाम के गुण, दोष, आकार, रंग, दशा, अवस्था आदि का बोध कराते हैं उन्हें जो है गुणवाचक विशेषण कहते हैं। कपटी शब्द एक गुणवाचक विशेषण है जो व्यक्ति के गुण को दर्शाता है। हो जाएगा हम लोग का ऑप्शन नंबर सी यानी कि हमें कपटी व्यक्ति से दूर रहना चाहिए। नेक्स्ट बात करते हैं हम लोग 62 नंबर क्वेश्चन की। क्रिया विशेषण रहित वाक्य है। मेरी बात ध्यानपूर्वक सुनो, वह अपनी कक्षा का सबसे होशियार विद्यार्थी है, सुबह से वर्षा लगातार हो रही है, वे अचानक चले गए। तो 62 नंबर क्वेश्चन की बात करें तो क्रिया विशेषण रहित वाक्य वह है जो क्रिया की विशेषता ना बताता हो। वह अपनी कक्षा का सबसे होशियार विद्यार्थी है, मैं कोई क्रिया विशेषण नहीं है। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी यानी कि वह जो है अपनी कक्षा का सबसे होशियार विद्यार्थी है। आगे बात करते हैं 30 नंबर क्वेश्चन। रमेश जयपुर से दिल्ली जा रहा है, इस वाक्य में कारक है, संबंध कारक है या फिर अपादान कारक है या फिर करण कारक है या फिर संप्रदान कारक है। तो 63 नंबर क्वेश्चन की बात करते हैं तो रमेश जयपुर से दिल्ली जा रहा है, यहाँ जो है जयपुर से अपादान कारक का जो है उदाहरण है क्योंकि इसका अर्थ होता है स्थान से पृथक्करण या अलग होना होता है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी यानी कि अपादान कारक है, क्योंकि वो जो है दिल्ली जो जयपुर से दिल्ली जा रही है इसलिए यहाँ पे अलगाव का जो है इसलिए अपादान कारक हो जाएगा। आगे बात करते हैं हम लोग 64 नंबर क्वेश्चन की। तो 64 नंबर क्वेश्चन की बात करें हम लोग तो किस वाक्य में हेतु मध्य भूतकाल का प्रयोग हुआ है? गुरुजी आएंगे तो अध्यापन होगा, उसने खाना खाया और चल पड़ा,
अब तक बस जा चुकी होगी, सावधानी बरतते तो दुर्घटना ना होती। तो 64 नंबर क्वेश्चन के बाद वाक्य सावधानी बरतते तो दुर्घटना ना होती में हेतु हेतु मत भूतकाल का जो है प्रयोग हुआ था। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि सावधानी बरतते तो दुर्घटना ना होती। आगे बात करें 65 नंबर क्वेश्चन की। उपसर्ग के उदाहरण नहीं है। अवधारणा, अवशेष, अवक्षेप या फिर अभिशाप। तो 65 नंबर क्वेश्चन की बात करें हम लोग तो उपसर्ग के उदाहरणों में जो है अवधारणा, अवशेष और अवक्षेप शामिल है, जो सभी अ के साथ जो है शुरू होते हैं, और अभिशाप में जो है उपसर्ग नहीं है। इसका राइट आंसर हो जाएगा हम लोग का ऑप्शन नंबर डी, यानी कि अभिशाप में। अभिशाप में जो है अभी उपसर्ग है, अभी प्लस शाप। आगे बात करते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन 66 नंबर क्वेश्चन की बात करें हम लोग तो निम्नलिखित युग्म में से गलत युग्म का जो है पहचानना है। निरी इक्वल टू नीर प्लस ई प्रत्यय प्रति प्लस अ, स्वागत सु प्लस आगत, या फिर उच्छ्वास उत प्लस श्वासा श्वास। तो 66 नंबर क्वेश्चन की बात करें हम लोग तो जो है उपसर्ग के उदाहरणों में अवधारणा, अवशेष। 66 नंबर क्वेश्चन का निरीह का जो है सही विभाजन निह प्लस ई होता है, ना कि नीर प्लस ई। नीर का अर्थ होता है जल होता है, जबकि नी उपसर्ग का अर्थ होता है बिना। ई का अर्थ होता है प्रयास करना होता है, तो निरीह का अर्थ हुआ बिना प्रयास का। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि निरीह, नीर प्लस ई। आगे बात करें हम लोग 67 नंबर क्वेश्चन की। इनमें से किस शब्द में इन प्रत्यय नहीं है? नमकीन, रंगीन, गमगीन या फिर शौकीन। तो 67 नंबर क्वेश्चन की बात करें, इन प्रत्यय का उपयोग जो है उन शब्दों में होता है जो किसी विशेष गुण या विशेषता को जो है दर्शाते हैं। जैसे नमकीन नमक से संबंधित है, रंगीन जो है रंग से संबंधित है, शौकीन जो है शौक से रखने वाला, गमगीन जो है इन प्रत्यय नहीं है, क्योंकि यह गम से भरपूर या उदास के लिए जो है प्रयुक्त होता है, ना कि किसी विशेष गुण या विशेषता को व्यक्त करने के लिए। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि गमगीन। आगे बात करते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 68 की। किस शब्द में ल प्रत्यय नहीं है? ल प्रत्यय नहीं है तो मंजूल में, अतल में, मानसज में या फिर श्यामल में। तो 68 नंबर क्वेश्चन की बात करें हम लोग तो उत्तल शब्द में ल प्रत्यय नहीं है, तल मूल शब्द में अ उपसर्ग जोड़ने पर अतल बना है। राइट आंसर का ऑप्शन नंबर बी, यानी कि अतल। आगे बात करें हम लोग 69 नंबर क्वेश्चन। शब्दों के शुद्ध रूप लिखिए, गलत का जो है चयन कीजिए। शुद्ध का शुद्ध नाविक, शुद्ध नाविक, अशुद्ध। आगे बात करते हैं तो 69 नंबर क्वेश्चन की बात करते हैं। इसका शुद्ध रूप जो है केंद्रीय होगा, अन्य सभी युग्म सही है। तो सी नंबर जो है हम लोग का राइट आंसर हो जाएगा। केंद्रीय जो है शुद्ध होगा, केंद्रीय। आगे बात करते हैं 70 नंबर को। विकल्प, किस विकल्प में जो है सभी शब्द जो है शुद्ध है? तो हम लोग देखते हैं 70 नंबर क्वेश्चन। इस विकल्प में जो है बी नंबर जो विकल्प जो है हम लोग का सभी युग्म जो है वर्तनी शुद्ध है, जिसमें है मैनेजर अर्थ जो है ध्यान से रखते हुए, चारागाह अर्थ पशुओं के चरने का स्थान, तंदुरुस्त यानी कि अर्थ है स्वस्थ। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, यानी कि तंदुरुस्त, मद्देनजर या फिर चारागाह। तो यहीं पे हम लोग वीडियो को एंड करते हैं। मिलते हैं ऑप्शन नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाबा टाटा एंड टेक केयर। वीडियो पसंद आए डोंट फॉरगेट टू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। मिलते हैं ऑप्शन नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए बाबा, थैंक यू, धन्यवाद।